नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ओवरलोड पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई गंभीर लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि नया गांव के मदल्ली चक की यह घटना बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य में पुलिस जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर के क्या अपडेट है? जी, अपडेट ये है कि सभी घायलों को इस सोनपुर अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कई लोगों की हालत उसमें गंभीर बताई जा रही है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि आज सुबह की यह घटना है, जब दिगवाड़ा से हाजीपुर की तरफ कुछ लोग मक्का लाद करके एक ओवरलोडेड जो पिकअप है उस पर जा रहे थे, और पिकअप जो है बाजितपुर गांव के पास की घटना है, जहां पे पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई है। और इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 20 से अधिक लोग घायल है, जिनको स्थानीय लोगों ने किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया है। पुलिस घटना या कारणों की जांच कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जो जांच आई है उससे पता चल रहा है कि पिकअप का टायर ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा है। और ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन अब जांच जारी है। 20 से ज्यादा लोग घायल है और 4 लोगों की मौत हुई। अफरा तफरी का माहौल है। अभी फिलहाल प्रशासन कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की टीम को अलर्ट कर दिया गया। सोनपुर अस्पताल और छपरा सदर अस्पताल सभी को अलर्ट पर रखा गया। जो भी घायल होंगे उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था का डीएम ने निर्देश दिया है अधिकारियों को। जी, 20 लोग जो घायल हुए हैं उन्हें क्या अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? जी बिल्कुल, सोनपुर अस्पताल भेजने की सूचना है। सदर अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है। जो घायल है आसपास के अस्पतालों में भी इलाज करवा रहे हैं। जहां जिसे मौका मिल रहा है इलाज करवा रहे हैं। तो डीएम ने इस घटना के तुरंत बाद निर्देश जारी किया, सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया आसपास के, कि जो भी घायल आए उनको इलाज करवाया जाए और उनका मुकम्मल इलाज हो। जी ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छपरा में ये बड़ा हादसा हुआ है। ओवरलोड पिकअप पलटने से ये हादसा हुआ है। 20 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो भीषण सड़क हादसा और हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जो लोग गंभीर हालत में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नया गांव के महदल्ली चक की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और वहां पर जांच में जुटी है। पटना वासियों को एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार एलिवेटेड रोड के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे और इसका सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। पुनपुन और महुली से लोग एलिवेटेड रोड से होकर के सिपारा के पास उतरेंगे और यहां से बाईपास पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया है। इस 4 लेन से 15 मिनट में आम लोग सिपारा से महुली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। पटना में रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। मीठापुर से मोहली तक एलिवेटेड रोड का आज उद्घाटन होगा और उद्घाटन से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सड़क के उद्घाटन के बाद से लोगों को जाम से निजात मिलेगा। आपको बता दें कि राजधानी को जाम मुक्त बनाने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देने वाले हैं। एलिवेटेड सड़क का आज उद्घाटन होगा और इसके उद्घाटन से दक्षिण इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी। दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना जाना भी बेहद आसान हो जाएगा। रोज घंटों लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी और उसके मद्देनजर अगर राजधानी पटना के दृष्टिकोण से देखें तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। इस एलिवेटेड सड़क को 2 फेज में इसका निर्माण कराया जा रहा है। पहले फेज के तहत आज मीठापुर मोहली पुनपुन परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन से पहले अगर पुल की तस्वीर की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। इस पुल को उद्घाटन से पहले इसको डेकोरेशन भी किया गया है। बलून और तिरंगे की जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का निर्माण 2 फेज में चल रहा है। पहला फेज सिपारा से मोहली तक है। फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मीठापुर से सिपारा तक रूट की संरचना में काफी बदलाव के कारण मीठापुर सिपारा मोहली पुनपुन पथ परियोजना फेज 2 का प्रावधान भी किया गया है
और आज फेज 1 के तहत इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके उद्घाटन के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगा। घंटों का सफर मिनटों में पूरा किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो बेहद ही अलग नजर आ रही है। तिरंगे की शक्ल में इस रोड को उद्घाटन से पहले सजाया गया है। कई लोग आ रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि पटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात है और लगातार जो पटना की तस्वीर है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। अभी हाल के ही दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, जिससे अशोक राजपथ पर जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिली है। और अब मीठापुर से मोहाली एलिवेटेड रोड का आज उद्घाटन हो रहा है, जिससे दक्षिण तरफ से आने वाले पटना के लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना होगा। यातायात सुचारू होगा और घंटों का सफर लोग मिनटों में पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। अब मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में आरजेडी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। कल मंगनी लाल मंडल को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को मिठाई खिलाकर के बधाई दी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि किसी भी पार्टी ने पहली बार अति पिछड़ा वर्ग से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आरजेडी में अनुसूचित जाति वर्ग, मुस्लिम वर्ग और पिछड़ा वर्ग और इसके साथ ही अगड़ा वर्ग के नेता प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तेजस्वी ने यह भी लिखा कि उन्हें विश्वास नहीं तो पूरा भरोसा है कि मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में आरजेडी ऊंचाइयों को छुएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल को नया प्रदेश अध्यक्ष देखिए अब मिल गया है। जगदानंद सिंह के स्थान पर मंगनी लाल मंडल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राज्य परिषद की बैठक होगी, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर मंगनी लाल मंडल ने बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। सारे कागज सही और वैध पाए गए, इसलिए इनका नामांकन वैध घोषित हुआ और वैध घोषित होने के बाद ही ये विधिवत रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, जिसका सम्मेलन राज्य परिषद का सम्मेलन दिनांक 19/6/25 को होना है। निश्चित रूप से बदलाव होगी और बिहार की जनता एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी की तरफ देख रही है, जिसका नाम है लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 20 जून को चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सिवान के जसौली में पीएम मोदी की ऐतिहासिक जनसभा की तैयारी की जा रही है और इस मौके पर पीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। आपको बता दें कि जसौली में पीएम की सभा को लेकर के जर्मन एंगल को एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें कई सुविधाएं शामिल होंगी। भीषण गर्मी को भी इस बार ध्यान में रखा गया है। पंडाल को विशेष तौर पर बनाया जा रहा है ताकि धूप और बारिश का पंडाल के भीतर कोई असर नहीं पड़े। देख सकते हैं पचरुखी प्रखंड के जसौली का गांव है, जहां पे यहीं पे प्रधानमंत्री सभा करेंगे, बड़ी सभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मजदूर लगे हुए हैं, कई तरह से एक विशेष पंडाल बनाया जा रहा है। आखिर इस विशेष पंडाल की खासियत के हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह का यह पंडाल है? जी, इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं। ये ज्यादातर जहाँ प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जो रैलियां होती है, जनसभा होती है, उसी के काम में लिया जाता है। इसकी 2-3 विशेषता होती है। मान लीजिए अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है, तूफानी हवा, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। प्लस ये वाटरप्रूफ होता है और छाया के लिए सबसे बेहतरीन होता है। ये कई दिन से लगे हुए हैं आप लोग? हम 10 दिन से लगे हुए हैं और इसमें जो निर्धारित मापदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा जो इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं ये बनाया जा रहा है। यहाँ कुर्सियां लगेगी, पीने के पानी की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम इधर लग रहे हैं, बैरिकेडिंग उधर लगे हुए देख रहे हो आप। सुविधाओं से लैस होगा? हाँ जी, पूरी सुविधाओं पूरी सुविधा से लैस होगा। इसमें पंखे भी लगेंगे, कुदर भी लगेंगे, लाइटिंग भी हो रही है और इधर लेटरिन बाथरूम आपको दिख रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग लाल चौधरी, मैं साइड मैनेजर हूँ। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम की आगमन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। ये जो पंडाल के विशेष तौर पर निर्माण किया जा रहा है, यानी अगर 120
किलोमीटर प्रति रफ्तार से अगर हवाएं चलेगी तो भी इस पंडाल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो मजदूर दिन रात लगे हुए हैं, सारी सुविधाओं से लैस ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि पीएम का कार्यक्रम है, ऐसे में उनकी कार्यक्रम में कोई चूक नहीं हो, चूंकि बारिश और उमस भरी गर्मी का मौसम है, लिहाजा अगर लोग आते हैं उनकी भाषण सुनने के लिए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, जिसको लेकर ध्यान में रखते हुए यहाँ भव्य तैयारी की जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। 20 जून को प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी खेमे में जबरदस्त उत्साह है। शेखपुरा में नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने यह कहा कि पीएम मोदी लगातार बिहार को सौगात देते आ रहे हैं, क्योंकि बिहार डबल इंजन की सरकार में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। विवेक ठाकुर ने यह भी कहा कि उनका पूरा ध्यान बरबीघा रेल परियोजना पर है। उन्होंने ये भरोसा जताया है कि पीएम जल्द ही इसकी भी शुरुआत करेंगे। देते ही जा रहे हैं, तो दाता है, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि इतनी सक्षम सरकार है कि हर चीज को संभालती भी जा रही है। देना बहुत आसान होता है, लेकिन संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। देख रहे हैं ना, पटना एयरपोर्ट का 40 साल से जो है उसका विस्तारीकरण होने का बात आज तक लटका हुआ था, अब वो भी होने जा रहा है। आपको जो है बीटा का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है वो भी शुरू हो गया। देश में जनगणना और जातिगत जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना कराने की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जनगणना में 2 चरणों में ये की जानी है, इसकी भी जानकारी दी गई। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर के इसका पूरा डाटा बनाने का काम करेंगे। जनगणना के साथ ही इस बार जाति जनगणना की भी जानकारी दी गई है कि इस बार जाति जनगणना भी कराई जानी है। जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी और इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा। अहमदाबाद हादसे पर एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां विमान का कॉकपिट वायर रिकॉर्डर बरामद किया गया है और इसे दूसरा ब्लैक बॉक्स भी कहा जा रहा है। हादसे की वजह जानने में मदद मिलेगी, इसे लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में हादसा हुआ और हादसे के बाद अब हर कोई उसकी वजह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ। ये विमान हादसा हुआ जिसमें 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब इसे लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विमान का कॉकपिट वायर्स रिकॉर्डर बरामद किया गया है और इसे दूसरा ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा है, जिससे कि हादसे की वजह जानने में मदद मिलेगी। आज राजकोट में विजय रूपानी का अंतिम संस्कार होने वाला है। सुबह 11:30 पर परिवार को पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। अंतिम यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुजरात के सीएम समेत केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। गुजरात में 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां विमान हादसे में विजय रूपानी का मौत हो गया था। आपको बता दें कि विजय रूपानी का अंतिम संस्कार आज होना है। सुबह के 11:30 बजे परिवार को पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा और अंतिम यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बेगूसराय का भी एक मेडिकल छात्र घायल है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन घर पर उसके परिवार के लोग उसके जल्द स्वस्थ होने के लिए लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। हादसे के बाद अमित शाह ने घायलों से जाकर के मुलाकात भी की थी, जिसमें बेगूसराय के छात्र रितेश कुमार भी शामिल थे। रितेश चिरैया बरियारपुर के मेहदा गांव के रहने वाले हैं और इस हादसे में उनका पैर टूट गया है। रितेश जब अस्पताल के मेस में खाना खा रहे थे, तभी प्लेन का हिस्सा गिरा था और उनके ऊपर टेबल उछल करके गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, जबकि आपको बता दें कि उनके साथ खाना खा रहे कई छात्रों की जान चली गई। नंबर से 4:30 बजे फिर कॉल, तब फिर बात किए तो बोले कि नहीं अभी उसको अंदर में है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अभी नहीं बात हो सकता है, रितेश ठीक है, टेंशन नहीं है, डॉक्टर ही बोले।
उसके बाद फिर 5:30 बजे कॉल आया तो हम रोने लगे, तो कुछ सीनियर था तो बोले कि आंटी मत रोइए, रितेश ठीक है। हम बोले नहीं, उससे बात कराया तो बोले मम्मी हम ठीक छी। तो वहाँ उसके साथ में जो 4-5 लड़का खा रहा था वो तो साथ साथ स्पॉट डेड कर गया। हमारा लड़का थोड़ा ठीक है, उसके ऊपर टेबल उछल के आ गया था स्टील वाला, तो थोड़ा बच गया। और उसके बाद फिर दूसरा लड़का आया, उसको निकाल के उसको लेके हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद फिर उससे थोड़ा बात करवाया थोड़ा देर बाद फोन पर, तो हमको थोड़ा राहत मिल गया यहाँ लड़का हमारा। चलिए बात अब इजराइल और ईरान युद्ध की करते हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन ये जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना चाहता है, लिहाजा नेतन्याहू ने भी ईरान को हमले का गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका जो परिणाम होगा वो बेहद ही गंभीर होगा। वहीं इस जंग में अब अमेरिका भी एंट्री हो गई है, अमेरिका ने भी अपनी एंट्री कर ली है। ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल और ईरान में जल्द ही शांति समझौता संभव है। दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुशहर शहर को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने ईरान के एयरपोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया है। और ये देखिए, ये 6 तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है और इसके बाद अब अमेरिका की भी जो एंट्री है वो इसमें हो चुकी है। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोनों के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी अब इसमें अलग अलग तरीके की बात सामने आ रही है। अमेरिका भी ईरान से बात करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने कल समझौता को रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी के तेहरान में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, उस पर भी हमला किया गया। ये हमले की तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। और ईरान की सरजमी पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल ने इस बार ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजराइल की वायुसेना ने 2300 किलोमीटर दूर से ईरान के ईंधन विमान को तबाह कर दिया। इजराइल के डिफेंस सूत्रों का यह दावा है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह सटीक था और इसमें टारगेट पर सीधा वार हुआ। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इजराइल ईरान युद्ध पर बैठकों का दौर जारी है और दोनों देशों में शांति समझौता संभव है। तो देखिए, अब दोनों देशों के बीच लगातार जो युद्ध छिड़ी हुई है उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रही है उस पर बैठकों का दौर जारी है और दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो सकता है। तो इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि इजराइल के हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख काजिमी और उसके डिप्टी हसन महकिंग को मार गिराया गया है। नेतन्याहू के मुताबिक तेहरान में हुए हमले में दोनों को मार गिराया गया और इजराइल और इस दावे को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें आपको कि ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। छात्रों की ये मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। इजराइल के हमलों की वजह से ईरान में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले भारतीय छात्र दहशत में हैं। ओके, आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 140+ स्टूडेंट्स है फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड सब बच्चे MBBS हैं कि डिफरेंट कोर्सेज में हैं? जी, मोस्टली सारे MBBS में ही हैं। ओके,
एंड आपका रीज़न क्या और मतलब व्हाट एल्स आल्सो वर द फैक्टर्स कि आप ईरान मतलब कोई रिलीजियस टूर की वजह से आप आए हों या सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही? नहीं, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस की वजह से वी हैव चूजन ईरान। ओके। एंड एम्बेसी से अभी आपका कितना कांटेक्ट हुआ है? हाउ आर यू इन टच विद एम्बेसी? उन्होंने अभी हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू किए थे। जी, हेल्पलाइन नंबर से लोगों ने इशू किया है। देखिए, भारतीय छात्रों को लाने की कोशिश अब तेज हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये बड़ी खबर, आर्मेनिया के रास्ते लाने की कोशिश है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भारत के छात्र वहां पर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि स्थिति काफी दयनीय है और उन्हें वहां से जल्द अपने देश भारत वापस लाया जाए। तो अब उसे लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। एस जयशंकर ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ईरान आर्मेनिया के रास्ते उन्हें भारत लाया जाएगा। तो ईरान और आर्मेनिया के संपर्क में है विदेश मंत्रालय। आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच करीब जो भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए हैं और वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं अपने देश के सरकार से कि वो जल्द से जल्द वहां से उन्हें बाहर निकाल करके अपने देश सुरक्षित लाया जाए। विदेश मंत्रालय लगातार उन छात्रों के संपर्क में भी है और उन्हें भारत लाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।